सो वेलकम बैक टू दिस सेशन गाइज। आज के क्लास में बेसिकली हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि मैं पहला वीडियो लेकर आया था जिसमें हम लोग क्या किए थे, टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर सीयूईटी एंड बोर्ड्स। ठीक, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, पहले स्टार्टिंग के 5 चैप्टर हम लोग का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे 10-10 पर चैप्टर वाइज हम लोग किए थे। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर टोटल इस वाले बुक में कितने चैप्टर हैं, यहाँ पे 9 चैप्टर हैं। ठीक, तो ऐसे देखा जाए तो हमारा कितना बचा था, यहाँ पे बेसिकली 40 क्वेश्चन बचे थे। पर मैं क्या किया हूँ, चैप्टर 5 का कुछ और नए एमसीक्यू लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो पहला वीडियो अगर कोई नहीं कर रखा है तो मैं बोलूँगा वो भी उस वीडियो का जाके एमसीक्यू कर ले, ताकि बोर्ड्स में और जो सीयूईटी है उसमें उसको क्वेश्चन पता रहे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और इजीली कैसे उसको आंसर करना है, टैकल कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे इस वाले सेशन में, क्लास को कैसे शुरू करने वाले हैं लोग, जो पहले चैप्टर 5 है वो करेंगे, उसके 10 क्वेश्चन, फिर चैप्टर 6 के 10 क्वेश्चन, फिर 7 के 10 क्वेश्चन, ऐसे ही सो ऑन हम लोग कब तक चलेंगे, 9 चैप्टर तक टोटल। तो ये इस सेशन का हमारा टोटल क्या रहने वाला है, ऐसे हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन करेंगे लोग, पहले एमसीक्यू देखेंगे, फिर उसका आंसर। अब 3 सेकंड का बेसिकली आपको टाइम दिया जाएगा, इसमें आप लोग साथ में मेरे साथ कर सकते हैं। और अगर मान लो आंसर कैसे निकालना है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे अजीब सा आ जा रहा है तो वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप बेसिकली इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, 5th चैप्टर क्या है हमारा, उससे हमारे पहला चैप्टर यहाँ पे आ रहा है, हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। अब देखिए इसका आंसर बहुत ईजी है, सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हमारे क्या थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसके चेयरपर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 ऑफ जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 एंड ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। अब देखो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, अडॉप्ट कब हुआ था। तो अडॉप्ट हमको याद होना चाहिए कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछेगा इंप्लीमेंट कब हुआ था तो आंसर क्या होता है, 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज अ रिपब्लिक, मोनार्की, फेडरेशन, एम्पायर। तो इसका भी बहुत ईजी आंसर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिपब्लिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी रिच्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। इसका भी बहुत ईजी आंसर है, क्या आंसर होगा कि भारत का संविधान का एक यूनिक फीचर ये है कि ये क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे जो यूएस का हमको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, या फिर ब्रिटेन का तो रिटन ही नहीं है, यूएस का बहुत कम पेजों में यहाँ पे लिखा गया। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का यहाँ पे बोला जाता है कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम। ऑप्शन ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर क्या होने वाला है, जो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के बारे में बता रखा है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से हम लोग उसको अडॉप्ट किए हैं, जो यूनाइटेड नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे है, द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज टेकन फ्रॉम। ऑप्शन ए यूएसएसआर, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी कनाडा। सो गाइज इसका आंसर क्या होने वाला है, जो डीपीएसपी का हमारा प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम लोग कहाँ से लिए थे, तो गाइस इसका हमारा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे हम लोग क्या लिए थे, डीपीएसपी। डीपीएसपी में क्या बता रखा है, ऐसे ऐसे चीज़ों को यहाँ पे जिक्र किया गया है जिसमें आने वाले टाइम पर सरकार क्या करेंगी, उन पे लॉ बनाएगी, इंप्लीमेंट करेंगी। द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इंडिया होने वाला है। मैं पहले ही बता दिया था कि सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, सी इंडिया। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल अबॉलिश अनटचेबिलिटी? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 17, ऑप्शन डी आर्टिकल 19। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी आर्टिकल 17, जिसमें क्या लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी यहाँ पे क्या होगा? क्रिमिनल ऑफेंस होगा। अनटचेबिलिटी क्या है? पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता उससे पहले जो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के जो लोग थे उनके साथ क्या भेदभाव किया जाता था कि वो लोग क्या है एज अ मतलब हायरार्की में वो लोग नीचे है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 में क्या लिखा गया कि देश के कानून के सामने क्या है, यहाँ पे सबको ही बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। तो यहाँ पे अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है, कोई यहाँ पे छुआछूत करेगा वो एक यहाँ पे क्या है ऑफेंस है, ये कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट है द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सी सॉवरेन सोशलिस्ट, डी सेकुलर मोनार्की। ये भी बहुत ईजी आंसर होने वाला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम लोग क्या किए लोग, अभी जो हमारा चैप्टर 5 था उसका 10 क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का था, उससे हम लोग यहाँ पे कुछ क्या करेंगे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम लोग उससे करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है द सिस्टम यूज फॉर लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास द पोस्ट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या फिर ऑप्शन डी मिक्स मेंबर सिस्टम। इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी फर्स्ट पास द पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन 12 हु कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। बहुत ईजी आंसर होने वाला है, सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे लोकसभा का टर्म पूछा हुआ है, ये भी सबको पता है कितना होता है, 5 ईयर्स। फिर यहाँ पे बोला गया कि विच अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, 42nd अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट या फिर 44th अमेंडमेंट। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? जो 61st अमेंडमेंट था उसी में बोला गया था कि जो वोटिंग का एज पहले कितना था 21 ईयर था, अब उसको कम करके इसी अमेंडमेंट के थ्रू कितना कर दिया गया 18। 42 कौन 42 44 सबको याद होना चाहिए। 42 वहाँ पे इमरजेंसी का टाइम पीरियड में हो रखा था, उसी को पलटने के लिए 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया था कि जो इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ किया गया है उसको हम लोग क्या सुधार सके। व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पूछ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का इसमें से क्या फंक्शन नहीं है। इलेक्शन कंडक्ट कराना है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इलेक्टोरल रूल्स कराना ये भी है, डिलिमिट कंस्टिट्यूएंसी करना ये भी है, क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का रोल में इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं रहता है। इसमें किसका रोल है? जो प्रेसिडेंट है उनका इसमें रोल रहता है। Voter turnout refers to number of seat, option A, option B number of voters, option C percentage of voter who voted, option D total population। इसका भी बहुत ईजी आंसर होने वाला है। वोटर टर्नआउट क्या होता है कि कोई मान लो कहीं पे चुनाव हो रहा है, उस रीजन में कितने एलिजिबल वोटर आकर यहाँ पे वोट दे रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोटर टर्नआउट, यानी ऑप्शन सी। नोटा क्या है यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? नॉन ऑफ द अबव, ऑप्शन बी है नॉन ऑफ द अवेलेबल, ऑप्शन सी है नेगेटिव वोट, और उसके बाद ऑप्शन डी है वोटर कैन रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। यानी अगर मान लो जितने भी कैंडिडेट चुनाव में खड़े हैं, अगर किसी को उनमें से किसी को वोट नहीं देना है तो उसके पास एक ऑप्शन रहता है नोटा का, वो वहां पे भी जाकर डाल सकता है वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू फोर्स इन आफ्टर रिजल्ट, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, बिफोर इलेक्शन अनाउंसमेंट, ओनली इन लोकसभा पोल्स। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी कब लगाया जाता है? जब इलेक्शन कैंपेन यहाँ पे होता है उस टाइम पे क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे लागू रहता है, यानी ऑप्शन जो हमारा बी है ये। फिर है प्रॉक्सी वोटिंग इन इंडिया इज सो, ऑप्शन ए ऑल सिटीजन, ऑप्शन बी एनआरआई, ऑप्शन सी पीपल विद डिसेबिलिटी, ऑप्शन डी पॉलिटिकल पार्टीज।
इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी जो एनआरआईज है वो वही क्या है यहाँ पे प्रॉक्सी वोटिंग वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम एज ऑफ लोकसभा टू कंटेस्ट इलेक्शन इज, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। एक चीज याद रखना है, इलेक्शन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, वोटिंग का एज नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है 25 ईयर। फिर यहाँ पे बोल रखा है कि हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा, इसका भी बहुत इजी आंसर है, क्या होगा, जो लोकसभा के हेड रहते हैं स्पीकर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी है लोकसभा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी जो है लोकसभा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, जो प्रेसिडेंट होता है यानी ऑप्शन बी उनके द्वारा, ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 30% ऑफ लोकसभा, 20% ऑफ लोकसभा, 25% ऑफ लोकसभा या फिर 15% ऑफ लोकसभा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15% ऑफ, मान लो लोकसभा का यहाँ पे जितना स्ट्रेंथ है 543 है, तो उसमें कितना यहाँ पे कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, 15%, यानी अप्रॉक्स अभी प्रेजेंट टाइम पे 70 के अराउंड में टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमको देखने को मिलते हैं। द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया इज, बहुत ईजी है, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। रिट्स इन इंडिया कैन बी इशूड बाई, ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। ये भी बहुत ईजी था, रिट्स यहाँ पे दोनों क्या यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए बी दोनों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस अगर हम लोग आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करेंगे लोग, तो हम लोग कहाँ पे अप्रोच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके हम लोग कहाँ, हाई कोर्ट, जब अगर हमारा यहाँ पे कोई भी फंडामेंटल राइट का यहाँ पे ब्रीच हमको देखने को मिलेगा तब। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, जुडिशियल रिव्यू मीन्स जज रिव्यू ओनली, पार्लियामेंट लॉ रिव्यूज लॉ, एग्जीक्यूटिव रिव्यू लॉ, ऑप्शन डी स्टेट रिव्यूज लॉ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 में ए, जज रिव्यूज लॉ। जुडिशियल रिव्यू में क्या करते हैं, जो जज रहते हैं, कोई भी लॉ रहता है बनाया गया रहता है उसको क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इसका भी बहुत ईजी आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा क्या है यहाँ पे, परमानेंट हाउस है। हाउस ऑफ पीपल कौन सा है, लोकसभा है। डिसॉल्व हाउस कौन होता है, वो भी लोकसभा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने है, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है वो क्या, इन तीनों आर्टिकल का इस्तेमाल करके यहाँ पे इमरजेंसी लगा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 to 18, 90 to 22, 23 to 24 या फिर 25 to 28। होने वाला है हमारा आर्टिकल 23 से 24 के बीच में दिया गया है। 25 to 28 में यहाँ पे हमारा जो रिलीजियस अफेयर रहता है उसको हैंडल करने का है। 90 to 22 हमारा यहाँ पे राइट टू लिबर्टी ये सब दे रखा है, और 14 to 80 यहाँ पे क्या है, राइट टू इक्वलिटी, ये सब इनके बीच में हम दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कवर्ड अंडर, अभी किए हैं लोग हम 25 to 28, आंसर हमारा बी हो जाएगा। Which right protects cultural and educational right, आर्टिकल 29 to 30, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 32। आंसर क्या होगा हमारा 29 to 30, ऑप्शन ए। आर्टिकल 21 क्या होता है, राइट
राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 32 क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे अगर हमारा कोई भी राइट का वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का, तो रिट पिटीशन हम लोग डालकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो है। नेक्स्ट दे रखा है द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वहीं ये किसके में आता है, ऑप्शन सी अभी मैं बताया आर्टिकल 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किसमें है, आर्टिकल 32। अब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज गारंटीड अंडर, अभी हम लोग किए थे ऑप्शन बी आर्टिकल 17। इक्वालिटी बिफोर लॉ बाय, ये हमको किस में दिया गया है, आर्टिकल 14 में दिया गया है, जो हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है विच राइट इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अभी मैं बताया था आर्टिकल 21 में क्या दे रखा है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी। मत कर, यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है 39, इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वर्क, यहाँ पे अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, बाकी तीनों राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन क्या है, फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट दे रखा है फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग, कब यहाँ पे किया जाएगा, तो इसका क्या आंसर होगा, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में ही यहाँ पे क्या फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाएगा, पर उसमें भी जो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी उसमें ये भी बोल दिया गया था, फिर भी राइट टू लिबर्टी उस टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, यानी आर्टिकल 21। फिर सोशल मूवमेंट एम टू चेंज सोसाइटी मेंटेन स्टेटस को अपोज राइट्स सपोर्ट अथॉरिटेरिज्म, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई भी सोशल मूवमेंट क्यों होता है, सोसाइटी में कुछ पहले से ऐसी चीजें रहती है जिसका बदलाव करना जरूरी रहता है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर होगा। चिपको मूवमेंट यहाँ पे किससे रिलेटेड है, यहाँ पे एजुकेशन से, इन्वायरमेंट से, पॉलिटिक्स से या फिर हेल्थ से, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इन्वायरमेंट। जब सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में जो पेड़ काटा जा रहा था सरकार के द्वारा, तो उन पेड़ों को क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं, जिस कारण से इसका नाम चिपको मूवमेंट रखा गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे रिलेटेड है, वुमेन्स राइट, रिवर कंजर्वेशन, डैम डिस्प्लेसमेंट इशू या फिर अर्बनाइजेशन, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन सी है डैम डिस्प्लेसमेंट इशू। जब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों आया गया था, क्योंकि नर्मदा नदी के वहाँ पे जो किनार बैंक पे यहाँ पे डैम का बनाने का बात किया गया था, तो ये जो बात किया गया था, तो इसी चीज से रिलेटेड जो अगर मान लो कहीं पे डैम बनाया जा रहा है, तो नर्मदा नदी के आसपास के जो गांव के लोग आसपास का जो गांव था वहां से लोगों को जाहिर सी बात है हटाया जाएगा, क्यों, क्योंकि डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे वो लोग रह नहीं सकते हैं, तो उन्हीं उसी डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात में शुरू किया गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट एम्ड टू, ऑप्शन ए एंड लिटरेसी प्रोग्राम, ऑप्शन बी इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन सी रिस्ट्रिक्ट मीडिया, ऑप्शन डी प्रमोट सिक्रेसी, तो आंसर इसका क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या था कि ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा आ सके, ऑप्शन बी ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें से कौन सा ऐसा दलित मूवमेंट के लिए राइट शुरू किया गया था, चिपकू नहीं था, एंटी लीगर मूवमेंट ये भी नहीं था, दलित पैंथर क्या हो जाएगा, आंसर सी आंसर होगा, आरटीआई भी नहीं था। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सोशल मूवमेंट यूजुअली बिगेन विद गवर्नमेंट ऑर्डर, पीपल अवेयरनेस, कोर्ट डिसीजन या फिर फॉरेन प्रेशर, तो इसका क्या आंसर है, जब लोगों में यहाँ पे अवेयरनेस होता है, उनको पता चलता है, तब क्या होता है, कोई भी यहाँ पे सोशल मूवमेंट हमको स्टार्ट दिखता है होते। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन शुरू किया था, तो ऑप्शन ए मेधा पाटकर, ऑप्शन बी अरुणा रॉय, ऑप्शन सी बाबा आमटे या फिर ऑप्शन डी अन्ना हजारे, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होने वाला है, मेधा पाटकर, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था किसके द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है पीपल पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट लीड्स टू, ऑप्शन ए सोशल चेंज, ऑप्शन बी डिक्टेटरशिप, ऑप्शन सी इकोनॉमिक क्राइसिस या ऑप्शन डी कल्चरल आइसोलेशन, ये भी बहुत ईजी आंसर है, क्या ऑप्शन ए सोशल चेंजेस। फिर एंटी करप्शन मूवमेंट इन इंडिया वाज लॉन्च बाय, ये किसके द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन ए बाबा आमटे, ऑप्शन बी अन्ना हजारे, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अन्ना हजारे के द्वारा यहाँ पे एंटी इंडिया करप्शन मूवमेंट शुरू किया गया था, कब 2011 के टाइम पीरियड में यूपीए सरकार के खिलाफ में दिल्ली के रामलीला मैदान में। इसी मूवमेंट के एक बाई प्रोडक्ट अरविंद केजरीवाल हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है सोशल मूवमेंट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज, वनली मीडिया, फॉरेन कंट्रीज या फिर
नो वन। तो इसका क्या आंसर होगा, बहुत ईजी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑप्शन है। कोई भी सोशल मूवमेंट होगा तो सरकार उन मूवमेंट में जो मांग रहेगा उन मांगों को क्या अपने पॉलिसी के थ्रू पूरा करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर ए हमारा, ऑप्शन ए क्या हो इसमें आंसर होगा। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन थे जो सीयूईटी के में वन लाइनर बेसिकली पूछे जाते हैं, या फिर इसमें से कुछ बोर्ड्स में ही पूछे जाएंगे, पर ये चैप्टर वाइज एग्जैक्ट जो क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वाइज था उसमें से ही एक भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, वो भी हम लेकर आने वाले हैं। आज के सेशन में इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।